गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज आपके सामने आशुतोष सर एक बार फिर से नए चैप्टर को लेकर कार्बन कंपाउंड्स। अभी रिसेंटली आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है और उस साइंस के पेपर में आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के थे वो बहुत टफ नहीं थे। क्वेश्चन वाज रिपीटेड, वही MnO2 + 4HCl गिव्स MnCl2 + Cl2 + 2H2O। और ऐसे ही हमने देखे पेपर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। हाँ, फिजिक्स में कुछ बच्चे जरूर परेशान हुए बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल्स की वजह से कुछ बच्चे फिजिक्स में परेशान हो गए। बायो क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली ईजी थे। और जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि 0.8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था, तो ऐसे में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 30 से लेकर 35 के बीच में प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब उसके बीच में उनके मार्क्स आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये था हमारा टर्म 1। जो जैसा भी हुआ आप लोगों ने देखा, कई लोगों के मार्क्स जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हो गए, कई लोग जैसा सोच रहे थे उसी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स आए हैं। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं नए टर्म की तरफ, टर्म 2, जो सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही टफ और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आ रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर इसको हम इतना पढ़ते हैं तो बहुत इजी है, बट अगर हम रियली कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं, तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको यहाँ पर कि कार्बन कंपाउंड्स मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। खासतौर से इसकी IUPAC नेमिंग आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये लगातार वीडियोस हमारे आने जा रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बाद में रोक दिया था, इसलिए क्योंकि एग्जाम्स आ गए थे तो बच्चों ने कहा कि सर अब उसका कोई मतलब नहीं है और आप टर्म 2 के लिए स्टार्ट करिए। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द टर्म 2 राइट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स और उसकी शुरुआत करते हैं कार्बन से। दिस इज अवर कार्बन। ठीक, आप लोगों को मालूम होगा कि कार्बन जो है ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ 14th ग्रुप। ठीक है, 14th ग्रुप का मतलब सर आप क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक, देखो होता क्या है, पहले इस धरती पर बहुत सारे एलिमेंट्स थे। ठीक है, उन एलिमेंट्स की स्टडी करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। डे बाय डे एलिमेंट्स बढ़ते गए और आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। टुडे 118 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, और जो ये 118 एलिमेंट्स हैं, इनको पढ़ने के लिए इन्हें एक पार्टिकुलर सीरीज में या ग्रुप में रखना बहुत ज़रूरी था और उसी के लिए पीरियोडिक टेबल आई। क्या आई? पीरियोडिक टेबल। तो जो पीरियोडिक टेबल है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है और जो सारी चीज़ें हैं वो तो आपको मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कार्बन कंपाउंड में कार्बन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड दिस इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बोनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री है। तो ऐसे में कार्बन के बारे में जानना ये तो बहुत ही जरूरी है कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जो एटॉमिक नंबर कार्बन का है वो 6 है। एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है कार्बन का, दैट इज 12। ठीक, फिर कार्बन कहां पाया जाता है? तो 0.02% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट एज मिनरल्स। ये मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा ना कि जो हमारे सॉल्ट होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3। तो मैं उसी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात कर रहा हूं जिस फॉर्म में कार्बन पाया था। एंड दिस 0.02%। अगर आप टेक्स्ट बुक देखो NCERT के तो फर्स्ट पेज में 4th पैराग्राफ में यू विल फाइंड दिस। ठीक है, देन 0.03% ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है इन द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग जो कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं इसी से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग को नोट करने लायक है। क्या? कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, 0.02% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट एज मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, 0.03% ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर और एटमॉस्फेयर। ठीक,
फिर आइसोटोप्स, कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो C612, C614, दीज आर द टू मेजर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। आइसोटोप्स आर जनरली दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर एटॉमिक मासेस डिफर करते हैं, तो ऐसे में कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं मेनली, वैसे तो एक 13 का भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एलोट्रॉप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलोट्रॉप्स। एलो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉपे का मतलब होता है फॉर्म। एलो का मतलब डिफरेंट और ट्रॉपे का मतलब फॉर्म, यानी कि एक ही एलिमेंट के जब कई सारे फॉर्म्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे देख पा रहे हैं इस चीज को कि एलो, ये डिफरेंट आ गया वर्ड, और ट्रॉपे का मतलब फॉर्म आ गया, ठीक है। तो कार्बन के मेनली दो एलोट्रॉप्स होते हैं, मेनली टू एलोट्रॉप्स आर देयर, जो अभी तक हम लोग जानते थे, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। लेकिन यही दो एलोट्रॉप्स नहीं है, वन मोर एलोट्रॉप इज इंट्रोड्यूस्ड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज फुलरीन। वो क्या है? फुलरीन। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड द थर्ड वन इज फुलरीन, ठीक। ये तीन एलोट्रॉप्स कार्बन के हैं जो सबसे ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। इन्हें हिंदी में कहते हैं अपर रूप। क्या बोलते हैं? अपर रूप। डायमंड का फॉर्मूला भी सी है, ग्रेफाइट का फॉर्मूला भी सी है, और फुलरीन बेसिकली दिस इज C60। अगर इसमें एक आता है बकमिंस्टर फुलरीन, C60, ठीक है। इसकी डिस्कवरी जिसने की थी उनका नाम था छोटा घुंघराला कौआ, छोटा घुंघराला कौआ। अब आप सोच रहे होगे यार ये क्या है सर, आप बता रहे हो छोटा घुंघराला कौआ। छोटा स्मॉल, तो साइंटिस्ट का नाम था स्मॉली, तो इसलिए मैंने इनको लिख दिया छोटा, ठीक है। घुंघराला, ये साइंटिस्ट थे कर्ल, FC कर्ल, तो उनको हमने कर्ल से बना दिया करली, ठीक है। और कौआ क्रो, क्रो को इंग्लिश में कह दिया क्रोटो, क्रोटो। तो दीज वर द थ्री साइंटिस्ट, स्मॉली, कर्ल एंड क्रोटो, हु डिस्कवर्ड फुलरीन, जिन्होंने फुलरीन को डिस्कवर किया था। अभी हम आगे आपको और बताएंगे कि फुलरीन का शेप कैसा होता है, सॉकर बॉल की तरह होता है, जियोडेसिक डोम शेप होता है, और क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। हम NCERT को फोकस कर रहे हैं और इस तरीके से कि NCERT के साथ साथ आपकी थोड़ी सी कंपटीशन की भी प्रिपरेशन होती रहे। तो हमने अभी जो देखा वो ये पाया कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, atomic mass of carbon is 12, 0.02% of the carbon is present in the form of carbonates and bicarbonates, 0.02% of the carbon is present in the form of कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फिर हमने देखा कि कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं मेनली, और वो क्या है? C612 एंड 14C6, वेयर 6 is the atomic number, they are same, and 12 and 14 are the atomic masses which are different। तो उसके बाद एलोट्रॉप्स पे आए। एलोट्रॉप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलोट्रॉप्स आर जनरली द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हैं। टू एलोट्रॉप्स आर मेनली नोन, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। वन मोर एलोट्रॉप इज देयर, दैट इज फुलरीन। फुलरीन इज द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, ठीक है। ये अब इसके बाद कार्बन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जानने के लिए हमारे, वो ये है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? भाई कार्बन की वैलेंसी क्या है? तो कार्बन do not form C4 plus and C4 minus। ना तो कार्बन C4 plus बनाता है ना C4 minus बनाता है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, तो ऐसे में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसा कि सर हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो they are generally regarded as metals, because metals are unipositive, dipositive or tripositive in nature because they lose 1, 2 or 3 electrons, while non-metals are generally those substances which are having 5, 6 or 7 electrons and they take 1, 2 or 3 electrons to form the octet। octet बनाने के लिए जो वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। In this way they are either uninegative, binegative or trinegative। Now what about those elements which are having 4 electrons in their outermost orbit or they are having 8 electrons in their outermost orbit? Yes, good question। तो जिनके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम नोबल गैस कहते हैं, और ये 18th ग्रुप होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, रेडॉन, दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इसे नोबल गैस कहते हैं, इसे इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम इज द एक्सेप्शन। हीलियम क्या है? एक्सेप्शन है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अब हम बात करते हैं कार्बन, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, इनके आउटर मोस्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको हम क्या रिगार्ड करेंगे, वेदर दे आर मेटल्स और नॉन मेटल। तो कार्बन इज ए नॉन मेटल। पहले तो कार्बन नॉन मेटल है।
जनरली दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड में कुछ आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसमें जो मेटल्स होता है दे जनरली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे में जो ट्रांसफर हुआ वो किसका हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हुआ ना। तो सिंस ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर फ्रॉम द मेटल टू नॉन मेटल, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इट बिकम कैटायन, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इट बिकम एनायन। नाउ सिंस द बॉन्डिंग इज बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं और इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन था, और ये इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल के वैलेंस शेल में आ रहा है, तो इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। राइट अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जनरली इट इज फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल्स, ये दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। इसमें क्या होता है कि एक नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक दूसरे, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, तो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 287 ये आ रहा है, ठीक। नाउ when two chlorine will meet together, जब दो क्लोरीन आपस में पास में आएंगे, ठीक है, तो इनके आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द क्लोरीन आर बीइंग शेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्लोरीन के शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसे हम लोग कह सकते हैं कि Cl2 इज बीइंग फॉर्म्ड, कि Cl2 का फॉर्मेशन हो गया है। अगर इसी की जगह पर हमने ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया, ऑक्सीजन, और दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, और ऐसी कंडीशन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दैट विल बी 6, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इसलिए क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्यों करता है, जस्ट टू अचीव ऑक्टेट। कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्यों गेन करता है, जस्ट टू अचीव ऑक्टेट। यानी कुल मिला के हमें अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, वो चाहे लूज करके लेके आए या गेन करके लेके आए या शेयर करके लेके आए। लूज या गेन करके लेके आते हैं तो वो आयोनिक बॉन्डिंग की बात होती है, और जब शेयरिंग की बात होती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड की बात होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड, ऐसे में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। स्टिल द कंपाउंड इज नोन एज O2 या मॉलिक्यूल इज नोन एज O2। तो इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लाइकवाइज कार्बन आल्सो शेयर्स, कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। बात आती है व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर द कार्बन, कार्बन के लिए क्यों डिफिकल्ट है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। सीधी सी बात है, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हमको समझने पड़ेंगे। उन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है, ये देखते हैं हम लोग, दिस इज योर न्यूक्लियस। ये आप देख पा रहे हैं कि कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक। अब इस कार्बन के न्यूक्लियस में टोटल 6 प्रोटॉन्स, कितने अवेलेबल हैं, 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। और रही बात ये इलेक्ट्रॉन्स की, जिनको हमने 2 अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, के शेल में और एल शेल में। जो पहला शेल है के शेल, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। जो एल शेल है उसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिया, ठीक, ओके। आप ऐसे देखिए कि कई बार आपके घर में आपकी मदर ने आप लोगों के लिए खाना बनाया होता है, और आपकी फैमिली में आप हैं, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, और आपकी एक छोटी बहन है, या अगर आप बहन है तो आपकी एक छोटा भाई है, मतलब गर्ल है तो आप। तो होता क्या है कि मदर ने सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाया है। अब अचानक क्या हुआ कि आप अपने पापा के साथ, दोनों भाई बहन और पापा जाते हो, बाहर खा के चले आते हो, और घर जब पहुँचते हो तो क्या होता है, क्या उस गुस्से का सामना आपके पापा और आप लोग मिलकर कर पाते हो, नहीं कर पाते होगे। क्यों, क्योंकि आपकी मम्मी ने कहा कि हमने किसके लिए बनाया है, इतना मर जर के किसके लिए किया है, तो इतना उन्होंने किया है आप लोगों के लिए, और आप लोग बाहर से खाना खा के आ गए, वो खाना वेस्ट हो जाएगा। अरे एक कोई बाहर खा के आ गया होता तो उसका खाना एडजस्ट हो जाता, लेकिन 3 लोगों का खाना कैसे एडजस्ट करे। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट लेडी हु इज इन द हाउस, एंड दैट लेडी इज द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन, वो प्रोटॉन कैसे
उसकी मतलब वो बर्दाश्त करे कि उसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए और कहीं से खाना खाए, तो ये बहुत कम लोगों की हिम्मत होगी कि वो किसी कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। अब रही बात, फिर वही बात हुई सेकंड ऑप्शन, जिसमें मदर ने खाना बनाया, ठीक है, और उन्होंने कितने लोगों के लिए बनाया? एक अपने हस्बैंड के लिए बनाया, खुद के लिए बनाया और आप 2 बच्चों के लिए बनाया। फिर बाहर से आपके पापा 4 गेस्ट को लेकर चले आए और उन्होंने कहा कि सुनो, खाना इन लोगों को भी साथ में खाना है। अब मदर क्या करेंगी? हस्बैंड को अकेले बुलाएंगी, जरा इधर आइए सुनिए, और फिर कहेंगी आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने हमसे पूछ के बुलाया था इन 4 लोगों को, खाना रखा हुआ है, कहाँ से मैं एडजस्ट करूंगी? दैट मीन्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सके। जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे उनको तो एकोमोडेशन पॉसिबल है, पर जो नए 4 आ गए उनको कैसे एकोमोडेट करें? सो जो ये कार्बन है, अंदर जो प्रोटॉन है, ये एक चार्ज स्प्रेड करता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। सो द चार्ज of the nucleus is not sufficient to hold the 8 electrons। ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट नहीं कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए ये क्या करता है? ये C4- नहीं बनाता है। और किसी भी एलिमेंट के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल ले, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए कार्बन C4+ भी नहीं बनाता है। तो C4+ या C4- बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो जनरली दूसरे एलिमेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होती। कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन खींच लें या कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दें। दैट्स वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म C4- और C4+। तो इन शॉर्ट व्हाट द आंसर यू विल राइट? तो आप लोग लिखोगे कि जो कार्बन होता है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, एंड 6 प्रोटॉन्स आर अनएबल टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स। वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा आंसर लिखोगे कि C डू नॉट फॉर्म C4+ बिकॉज द कार्बन इज नॉट एबल टू लूज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दैट मच आयोनाइजेशन एनर्जी इज नॉट देयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज और बाकी जितने भी हम लोग कंपाउंड्स देखते हैं कार्बन के, लाइक एसिटिक एसिड CH3COH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिर उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, इनॉर्मस कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन की वजह से यार एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन हम लोगों की बॉडी भी जो है वो 4P से बनी हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। इन्हीं से बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हीं से बनता है फैट्स, इन्हीं से बनता है प्रोटीन्स, इन्हीं से बनता है विटामिन, इन्हीं से बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो विदाउट कार्बन द लाइफ इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। कार्बन के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कार्बन के बारे में देखा कि कार्बन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कार्बन का कार्ब कैसे पाया जाता है, इसके आइसोटोप्स कौन से हैं, इनका एलोट्रॉप्स क्या है, और कार्बन C4+ या C4- क्यों बनाता है। जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम शुरुआत करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।